और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। मोदी सरकार ने आज एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी बड़ी पहल की संसदीय तरीके से शुरुआत की है। लोकसभा में आज जब ये बिल पेश किया गया तो विपक्ष की ओर से इसका जोरदार विरोध देखने को मिला, तो बीजेपी और सरकार के सहयोगी दलों ने बिल का जमकर समर्थन किया है। इस बिल को सरकार की सहमति के साथ संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है, जहां सरकार ने एक साथ चुनाव होने के आज फायदे गिनाए तो विपक्षी दल संविधान के साथ हो रहे बदलाव को लेकर अपनी चिंता जताते हुए नजर आए। एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ा देश। लोकसभा में पेश हुआ बिल। विपक्ष ने विधेयक पर उठाए सवाल। सरकार ने जेपीसी में भेजने पर जताई सहमति। एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इससे जुड़े विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पटल पर रखा। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ने सदन में 2 बिल पेश किए। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024। बिल को पेश किए जाने का कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। हालांकि शिवसेना, टीडीपी और जेडीयू जैसे सरकार के सहयोगी दलों ने बिल का खुलकर समर्थन किया और कहा कि एक साथ चुनाव होने से लगभग 40% खर्च बचेगा। ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। TDP is deeply committed to nation building initiatives reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of one nation one election bill। चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत कई दलों ने बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। चर्चा के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की मांग पर कहा कि पीएम मोदी भी इस बिल को जेपीसी में भेजने के पक्ष में हैं। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। विधेयक को संविधान विरोधी बताने वाले विपक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए कानून मंत्री ने साफ कहा कि विधेयक पूरी तरह से संविधान सम्मत है। The introduction of the bill and the consideration of the bill because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the case of Nand Bharti case is beyond the legislative competence of this House and therefore this bill needs to be withdrawn immediately। बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। विधेयक के पेश होने पर विपक्ष की आपत्तियों के मद्देनजर सदन में मत विभाजन कराया गया और सदन ने 198 के मुकाबले 269 मतों से विधेयक को पेश करने को मंजूरी दे दी। सरकार के रुख से साफ है कि अब ये विधेयक आगे चर्चा के लिए संसद की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाएगा। फिलहाल इसकी रिपोर्ट आने में समय भले ही लगेगा, लेकिन देश एक चुनाव की ओर एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। अमरिंद गुप्ता, ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्रा, डीडी न्यूज। तो एक देश एक चुनाव की एक तरीके से शुरुआत के लिए एक बड़ा कदम आज देखने को मिला। इसी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं, पर मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे एक देश एक चुनाव को लेकर आज लोकसभा में जो बिल पेश किया गया वो जेपीसी को दे दिया गया, लेकिन इस पूरे बिल के क्या कुछ बड़े प्रावधान हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ बड़े तथ्य हैं, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं क्यों विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है तो सरकार इसको आगे बढ़ाने की बात करे। एक देश एक चुनाव की अगर बात की जाए तो एक साथ कब चुनाव हुए तो 1951 में, उसके अलावा 1957 में, 1962 में, 1967 में, ये 4 ऐसे मौके थे जब एक साथ देश में चुनाव हुए थे। ये व्यवस्था कोई नई नहीं है, आजादी के बाद से 4 जो आम चुनाव थे वो एक साथ ही हुए थे, लोकसभा के भी और सभी राज्यों की विधानसभा के। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये अपने आप में कोई नया प्रयोग नहीं है, देश ने इसी परिपाटी के साथ में शुरुआत की थी। इसी प्रकार से आजादी के बाद से अभी तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को जोड़ लिया जाए तो 400 से ज्यादा बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव देश में हो चुके हैं, यानी कि 400 से ज्यादा बार ऐसे मौके आए हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक 75 वर्षों में जब देश में चुनाव हुए हैं या फिर किसी ना किसी राज्यों में विधानसभाओं में चुनाव होते रहे हैं। तो ये अपने आप कुछ तथ्य हैं। सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भारत सरकार ने बनाई थी ताकि एक देश एक चुनाव के बारे में वो गहन अध्ययन करके अपना सिफारिश दे सके। जल्दी से तथ्यों को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके आधार पर समिति को मिली थी लगभग 21,500 प्रतिक्रियाएं। उनमें से 80% लोगों ने इसका समर्थन किया था कि हाँ, एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, यानी कि 21,500 में 80% लोगों ने माना था। 2 चरणों में लागू करने की एक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया था। रामनाथ कोविंद की जो समिति है उसने प्रस्ताव दिया था और किस प्रकार से 2 चरण में होगा। पहला चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया। यह भी प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होगी तो उसके बाद पारित होगा, लेकिन अभी फिलहाल यह प्रस्ताव है। तो पहला चरण है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो। दूसरा चरण क्या होगा कि जब लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव जब हो जाएगा उसके 100 दिन के अंदर जितनी भी नगर पालिकाएं हैं और पंचायतें उनका चुनाव एक साथ हो, यानी 2 चरणों में पूरे देश में चुनाव संपन्न हो जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव रामनाथ कोविंद की समिति के माध्यम से दिया गया है और यह अपने आप में एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने का बड़ा प्रयास है। कुछ और तथ्यों को आपको बताते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर ये चुनाव होते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे। शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा, नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी क्योंकि चुनाव के समय कई बार जब आचार संहिता लगी रहती है तो फैसला लेने में दिक्कत आती है। संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि आपके पास एक ही समय में आपने चुनाव कराया, बाकी पूरे अगले 5 वर्षों के लिए आपके पास बहुत समय होता है संसाधनों को डाइवर्सिफाइड करने के लिए। क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी, राजनीतिक अवसरों में वृद्धि होगी, शासन पर ध्यान देने का समय सरकारों को ज्यादा मिलेगा, वित्तीय बोझ में भी कमी आएगी, यानी कि पैसे की बचत होगी और यह पैसे की बचत देश हित में आम लोगों के लिए फायदा कराती हुई नजर आएगी। तो क्या कुछ फायदे हैं इसका हमने आपसे जिक्र किया। इसी प्रकार से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव एक तरीके से दिया गया है, तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। क्या कुछ बदलेगा? संविधान में अनुच्छेद 82A में संशोधन करने का एक तरीके से प्रस्ताव है, क्योंकि क्या कुछ बदलने वाला है जो प्रपोजल दिया गया उसका हम जिक्र कर रहे हैं। अनुच्छेद 82A में संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान होगा जो कि अनुच्छेद 82A में परिवर्तन से होगा। संसद के सदनों की अवधि के लिए से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 83 भी बदला जाएगा। जो प्रस्ताव किया गया उसमें 82A और 83 जो अनुच्छेद है उसके बदलने की बात की गई है। राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172 में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये भी वो तमाम प्रस्ताव है जो कि अमेंड किए जाएंगे, बदले जाएंगे संसद की स्वीकृति के साथ में। विधायिकाओं के चुनाव से जुड़े प्रावधान करने की संसद की जो शक्ति है उससे जुड़ा हुआ 327 अनुच्छेद 327 है, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। 2029 के चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे। ये जो प्रस्ताव है उसका जिक्र है कि जब अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा उसके बाद में
पहली बैठक आहूत करने के लिए राष्ट्रपति उसकी अधिसूचना देंगे और अधिसूचना जारी करने की तिथि से अगले 5 वर्षों का कार्यकाल गिना जाएगा। यानी जिस दिन पहली बैठक की अधिसूचना जारी होगी उससे अगले 5 साल के लिए टर्म को काउंट किया जाएगा लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए। 2034 से सारे चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है, यानी 2029 से काउंटिंग शुरू होगी 5 साल के लिए। उसका 2034 में जो अगला प्रस्तावित जो लोकसभा का चुनाव होगा वहां पर जाके लोकसभा और सभी विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। एक कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो अपने आप में जानना जरूरी है। सवाल यह है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है वहां पर क्या होगा, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल। उसका जवाब यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराने के लिए बची हुई अवधि के लिए होंगे मध्यावधि चुनाव। जहां पर कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है वहां पर क्या होगा, उसके लिहाज से बची हुई अवधि के लिए मध्यावधि चुनाव कराने का प्रावधान किया गया, यह प्रस्ताव दिया गया। दूसरा सवाल है जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 2034 के बाद खत्म हो रहा है वहां पर क्या होगा। वहां के लिए जो प्रस्ताव है वो ये, उन विधानसभाओं का कार्यकाल कम करके 2034 में एक साथ चुनाव कराया जाएगा लोकसभा के साथ में। तो ये अपने आप में दो महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई कि क्यों आखिर पहले या बाद में कराने की स्थिति होगी तो वहां पे क्या किया जाएगा। तो ये दो बड़े सवालों का जवाब यहां पे मिलता है। इसी विषय पे हम अपने मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूं पर मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे एक देश एक चुनाव को लेकर। इसी से जुड़ी है हमारी चर्चा, इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष भी, एक देश एक चुनाव पर सियासी तकरार। क्योंकि लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो सरकार इसको देश हित में बता रही है। इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शर्मा जी जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, विजय कौशिक जी हैं नेता कांग्रेस के, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था तो नेहरू जी के साथ ही शुरू हुई थी जब देश में पहले आम चुनाव हुए थे, और हमने दिखाया भी 4 शुरुआती आम चुनाव में ये व्यवस्था लगातार जारी थी। फिर क्यों इसका कांग्रेस विरोध कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि भी कांग्रेस सरकार के समय में ये व्यवस्था शुरू हुई थी और बाद में बंद हो गई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे समय में ईमानदारी थी। हमारे समय में चुनाव आयोग के ऊपर सभी दलों का भरोसा था। हमारा जो नजरिया था वो देश हित में था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो अभी तक EVM को लेकर अपने विपक्षी दलों की जो राय है उसको दरकिनार कर चुकी है, उनके विरोध को दरकिनार कर चुकी है, जो अपनी मनमर्जी थोपना चाहती है, उससे हम ये कहना चाहते हैं हमें एक देश एक चुनाव है स्वीकार, बशर्ते बैलेट पेपर पर चुनाव हो, बशर्ते विरोधी दल जो है उनके साथ राय मशवरा करके एक ऐसी चुनावी व्यवस्था देश को दी जाए जिसमें ईमानदारी हो, तानाशाही ना हो। कल को ऐसा ना हो किसी तानाशाह के हाथ में सिस्टम आ जाए और एक बार एक चुनाव में ही वो एक बार बेईमानी करके पूरे देश का मालिक। तो विजय कौशिक जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की आप लोगों की मांग सरकार मान ले तो आप एक देश एक चुनाव पर सहमत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी चिंताएं दूर कर दे सरकार तो हमें कोई सरकार से दुश्मनी थोड़ी ना है।
ठीक बात है, लेकिन बिल्कुल सही सरकार बात, जिस दुश्मनी तरह किसी का की नहीं है रवैया सर, बिल्कुल अपनाएगी, सही मेरा बात उसको है लेकर ऐतराज है। जी। ठीक है, विजय शर्मा जी, आप बीजेपी से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि साहब खुला ऑफर है कि आप अगर बैलेट से चुनाव कराइए तो एक देश एक चुनाव के लिए वो सहमत है कांग्रेस। विजय शर्मा जी। देखिए, विजय कौशिक जी को पता नहीं है कि इनके जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं उनका क्या मत था, बैलेट पे भी क्या था और ईवीएम पे भी क्या था। जरा एक बार ये सुन लें, इनकी समझ में आ जाएगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का रुख मालूम है, लाल कृष्ण नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी की विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी एक सुनिए, सेकंड, विजय कौशिक जी एक सेकंड, विजय कौशिक जी एक सेकंड, विजय शर्मा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास में। जी विजय शर्मा जी बोलिए। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी की ये तुलना किससे कर रहे हैं? राजीव गांधी से, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी के सुपुत्र हैं, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू जी के नाती हैं। तो उनकी तुलना आप कर रहे हो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 8% पे बीजेपी की 2% आई थी बैलेट पे, और 12% पे 86 सीटें कैसे आ गई? तो इसलिए ईवीएम लाई है, संशोधन करके ईवीएम ले आए। भाई, तुम्हारी लाई हुई चीज पे, मतलब जहां आप हारते हो वहां उंगली उठा देते हो। कैसा लोकतंत्र का आप मजाक बनाते हो? तो ये बातें आप विजय कौशिक जी मत कीजिए। आप पहले पढ़ के आइए, सुन के आइए कि आपकी पार्टी की लाइन विचारधारा क्या रही है। आपकी विचारधारा सिर्फ एक ही है कि संविधान तुम्हारे लिए है, तुम संविधान से ऊपर हो। ये फैमिली संविधान से ऊपर समझती है। कांग्रेस जो है वो बपौती समझती है संविधान को, इज्जत नहीं करती है, पॉकेट में लेके घूमती है। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। ठीक है, बैलेट से होते थे, आप लाए, सबने माना, हम हारे भी, हम जीते भी। हम तो कहीं नहीं कहते हम झारखंड में हार गए, हमने तो हाय तौबा नहीं किया। हम जम्मू कश्मीर में हार गए, हमने हाय तौबा नहीं किया। हम तेलंगाना में हार गए, हमने हिमाचल में हार गए, हमने तो कहीं हाय तौबा नहीं किया। हम लोकसभा में भी हमारी उम्मीद से कम सीटें आई, हमने हाय तौबा नहीं की। जी विजय जी, कौन सा मजाक है भाई आपका? ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल यह है कि अगर पार्टी लाइन से थोड़ा आगे बढ़ के विजय कौशिक जी ये बात कह रहे हैं कि अगर बैलेट से चुनाव करा लिए जाए तो एक देश एक चुनाव को लेकर वो सहमति है। हालांकि पार्टी अधिकृत तौर पर इस पर सहमत है नहीं, इसको लेकर भी थोड़ा इंतजार की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि देश एक बड़े रिफॉर्म की तरफ जब बढ़ रहा है तो ऐसे रिफॉर्म आज वक्त की जरूरत है? प्रफुल्ल जी। बिल्कुल आर्येंद्र, राजनीतिक इस पर चर्चा हो भी सकती है, करनी भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट पर करनी चाहिए कि अगले 10 साल में ये होगा कैसे, क्योंकि ये तो मुद्दा है ही नहीं आप बैलेट पर करा रहे हो या ईवीएम पर करा रहे हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, मतलब विजय कौशिक जी ने इससे शुरुआत की क्योंकि हम ईमानदार थे भी। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की चुनी हुई सरकार बर्खास्त की, पहली बार 356 का दुरुपयोग हुआ, या 1970 में विपक्षी दलों की सरकारें बर्खास्त की गई, और आप आज चिल्ला रहे हो कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध में। ये फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक देश में एक चुनाव हो, ये मूल संविधान की स्कीम ऑफ थिंग्स थी। ये बदली क्योंकि 356 का दुरुपयोग हो। वो नहीं होता तो ये कोई बदलने का कारण नहीं था। अभी हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इससे निकले नहीं थे तो हम अभी लग गए फिर झारखंड और महाराष्ट्र में। झारखंड महाराष्ट्र खत्म नहीं हुआ, फिर हम लग जाएंगे अभी दिल्ली के चुनाव में। तो ये क्या पूरी तरह से देश की सारी व्यवस्था को, देश के सारे तंत्र को, देश के सारे प्रशासन को लगातार पूरे साल भर चुनावी मानसिकता में ही रखने का भी ये करना है, या कुछ ठोस मैंडेट, कुछ गवर्नेंस के परिणाम भी लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोचना है? मूल प्रश्न तो ये है। और अगले 10 साल में ये हम ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे, टर्म्स कैसे रीसेट होंगी? ये 5 साल वाला जो है, जो आपने अभी आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर दिखाया कि जिनकी टर्म खत्म हो रही है 2034 के पहले, उनके साथ क्या होगा, 2034 के बाद हो रही है उनका क्या होगा? तो मुझे लगता है ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईवीएम और बैलेट इसमें विवाद का विषय ही नहीं है। ठीक बात है विजय कौशिक जी। ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान की जो मूल कल्पना थी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की, उसको हम कैसे आगे पुनर्स्थापित कैसे करेंगे? बिल्कुल विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि अगर रिफॉर्म जो जरूरत है आज देश की, उससे बहुत कुछ सुधर सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, तो प्रगतिशील होने की बजाय कांग्रेस क्यों अपने आप को पीछे रखने की कोशिश कर रही? क्योंकि देश और दुनिया बड़ा तेजी से बदल रहे हैं, रिफॉर्म्स लगातार हो रहे हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस इसमें कंस्ट्रक्टिव होकर आगे बढ़ती है? विजय कौशिक जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मोदी जी और उनकी पार्टी की हकीकत को समझ चुकी है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी जी और भाजपा का यही है काम
मोदी जी ने इससे पहले कहा था कि एक देश और एक कर व्यवस्था। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखकर ये लोग देश की गरीब जनता का, आम जनता का खून चूसने में लगे हुए टैक्स के माध्यम से। आज देश अडानी अंबानी के द्वारा ये इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं आर्थिक रूप से। ये कितना सही है? क्या आप मानते हैं कि भाई मोदी जी की सरकार आर्थिक मोर्चे पर सही कर रही है? देश के चाहे आयात निर्यात की बात हो, चाहे रुपए की कीमत गिरने की बात हो, ये वही मोदी जी हैं जो कभी कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश का सम्मान खतरे में आता है, देश का सम्मान गिरता है। आज इनके समय में रुपए की कीमत गिर रही है तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, इससे तो हमें निर्यात में फायदा हो रहा है। तो ये हर चीज को अपने तरीके से जो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, देश हित में नहीं है जी। एक देश एक चुनाव व्यवस्था। लोकतंत्र में विपक्ष का एक अधिकार है कि वो अपने सुझाव दे और सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो उन सुझावों को मानकर फैसला ले। लेकिन यहाँ विपक्ष को कौन क्या समझ रहा है? कुछ नहीं। जब हमारी पार्टी देश हित से जुड़े मुद्दे उठाती है, अडानी अंबानी के खिलाफ मुद्दे उठाती है, तो मोदी जी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमको जॉर्ज सोरोस से पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है तो मोदी जी, आपकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कांग्रेस पार्टी को इलीगल काम सर, आज का मुद्दा एक देश एक चुनाव है। हम अगर इस पर कंस्ट्रक्टिव बहस करें तो बेहतर है। आपने एक लॉजिक बहुत अच्छा दिया था विजय कौशिक जी, आपने एक लॉजिक बहुत अच्छा दिया था कि एक देश एक कर को लेकर, यानी जीएसटी की आप जिक्र कर रहे थे विजय कौशिक जी, आपने एक लॉजिक बहुत सही दिया कि आपने कहा कि उदाहरण के तौर पर कि साहब एक देश और एक कर की व्यवस्था लेकर आए थे, जीएसटी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपने उसमें कहा कि साहब सरकार, मतलब केंद्र सरकार ऐसा तय कर रही है। मैं तथ्य खाली सामने रख रहा हूं, वो तथ्य ये है जीएसटी काउंसिल में केंद्र के वित्त मंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और वो जीएसटी काउंसिल तय करती है कि किन वस्तुओं पर क्या कर रहेगा और किनको उसमें रखना है, किनको उसमें बाहर रखना। मैं खाली तथ्य रख रहा हूं, इस राजनीतिक बहस में नहीं पड़ रहा। विजय शर्मा जी, जो उन्होंने आरोप लगाया उसका जवाब आपसे। विजय शर्मा जी। जी चलो, विजय कौशिक जी ने विषांतर कर दिया पर मैं इनको बता देता हूं। विजय कौशिक जी, आपको पता है आज फॉरेन रिजर्व कितना है देश का? जितना आपके 70 साल में टोटल था उससे डबल से ज्यादा है। दूसरा मैं बता देता हूँ, आपको पता है कौन सी अर्थव्यवस्था है? आज 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था हम मात्र 10 साल के अंदर आ गए। एक मिनट सुन लीजिए। विजय कौशिक जी वो सुन रहे थे आपको, आप भी सुन लीजिए। हाँ, विजय शर्मा जी बोलिए। धैर्य से सुनिए। अब आप पेट्रोल की बात करते हो, महाराष्ट्र से आप बताएंगे कर्नाटक में क्या रेट है पेट्रोल का? आप बताएंगे हिमाचल में क्या रेट है? अरे भाई, राज्य सरकार आपके, जहां तुमने 3-3, 4-4 रुपए बढ़ा दिया, डकैती डालने का काम आप कर रहे हो, दूसरों को आप दोष दे रहे हो। आप जीएसटी काउंसिल में जाके शोर शराबा करते हो, आप वहां जाके शोर शराबा करते हो, इसके ऊपर भी टैक्स लगाओ, बाहर जाके कुछ करते हो। तो ये तो जो आपने कहा था ना, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये आपके ऊपर स्टिक बैठता है। आप वहां विरोध कीजिए ना जीएसटी काउंसिल में। विजय कौशिक जी एक सेकंड आप सुन लीजिए एक मिनट बात। और विजय शर्मा जी, आपसे निवेदन है कि हम लोग विषयांतर नहीं होते, जरा एक बार फिर से एक देश एक चुनाव पे आते हैं, क्यों ये फायदेमंद है, आप समझाने की कोशिश कीजिए सरकार की तरफ से देश को। देखिए कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने बताया 1 से 1.5% हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरे 5 साल देश में चुनाव होता है। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। जब एक साथ चुनाव होंगे तो पूरा 5 साल काम करने के लिए मिलेगा, जो खर्चा है वो कम होगा। कितने सुरक्षा बलों पे कितने, और हमारी जो शिक्षा है, क्योंकि आपने देखा होगा अध्यापक जाते हैं, ज्यादातर जितने भी होते हैं बूथ के ऊपर वो अध्यापक होते हैं। कितनी पढ़ाई बच्चों की होती है, इनको तो बच्चों से कोई सरोकार नहीं है। तो ये सारी चीजें देश के संसाधन 5 साल इलेक्शन करवाने में लगे रहते हैं, वो 5 साल फिर विकास कार्य में लगेंगे, ये फर्क होगा। और उसके लिए भी बहुत कुछ इसके अंदर रखा गया है कि किस तरह से वहां एक वो रखेंगे वोटर आईडी, जो आपके विधानसभा लोकसभा सारे उसमें होंगी, एक आईडी कार्ड होगा और उसके अंदर कैसे नियम अनुसार काम होगा। तो ये देश को पटरी पे लाने का काम हम कर रहे हैं। जो 68 में आपने पाप किए थे ना, आपने चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी, किस तरह से 70 में लोकसभा भंग आपने कर दी थी खुद की अपनी, तो उनको ठीक करने का काम हमने लिया है। जिस तरह से आपने 370, 35 से दुनिया भर के आपने काम किए, सीएए, ट्रिपल तलाक, तो ये हमने बीड़ा उठाया है भैया। हम देश के लिए हैं, देश के लिए जान देंगे। ठीक है विजय शर्मा जी, काम करेंगे। प्रफुल्ल जी आप जो बात कर रहे थे कि अगले 10 वर्षों में कैसे ऑपरेशनल तरीके से इस पे काम किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आपको लगता है कि इसके साथ साथ इस बात पे भी बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में चर्चा की जरूरत है, इसके फायदे क्या है? अगर क्या इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे ज्यादा सार्थक बहस हो, चाहे वो संसद का पटल हो या कहीं पे भी हो, तो शायद बेहतरी से देश को समझ में आएगा कि साहब क्यों जरूरत है या नहीं है।
बिल्कुल अरेंद्र, ऐसा है ना कि हम जब पॉलिटिकल माहौल में या चुनावी माहौल में होते हैं तो उस समय का हमारा व्यवहार, हमारा मतलब हम मीडिया कर्मी हो या राजनीतिक दल हो या अलग अलग व्यवस्थाओं में काम करने लोग हो, वो हम चाहे ना चाहे वो पार्टीजान रहता है। हम ये तरफ जा रहा है, वो तरफ जा रहा है माहौल, तो हम उसी को देखते रहते हैं। हमारी सोच जो है वो गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये जो मूल विषय है, और वही हम जब चुनाव का माहौल नहीं होता है तो उस समय का हम अपना व्यवहार देखें। मैं तो सर्वसामान्य व्यक्ति की बात करूं, केवल राजनीतिक दलों की नहीं, तो वो भी हम थोड़ा सा शांति से अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि पारा चढ़ जाता है, हम चाहे ना चाहे वो कैंपेन में पारा चढ़ जाता है। तो ऐसे में हमारे सामने जो प्रमुख चुनौतियां है आने वाले समय में, आज जिस तरह का ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट बदल रहा है जिसमें हमको डिफेंस में हायर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, हमको एआई में बहुत ज्यादा शोध में और उसके सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया में हमको काम करना पड़ेगा। इन चीजों को हम ज्यादा ध्यान दे पाए तो हमारे सुरक्षा बलों को हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास तो अपनी कोई मशीनरी है नहीं तो वो एडहॉक रूप में, या राज्य के भी जो इलेक्शन कमीशंस होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, वो तो राज्य की इतनी मशीनरी 4 महीने पहले से इस व्यवस्था में लगा देते हैं और उनकी मजबूरी है, मतलब वो उसके सिवा चुनाव की पूरी प्रक्रिया कर भी नहीं सकते। बिल्कुल इलेक्टोरल रोल्स बार बार रिवाइज होना, ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो स्टेट वाइज बदलती है। बिल्कुल, तो ये सारे, और इसमें होने वाला आर्थिक खर्च जो हम सकारात्मक रूप से देश के विकास में लगा पाएंगे, और मैं केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के द्वारा जो खर्च होता है चुनावी प्रक्रिया में, यहां से वहां ले जाने में, उनका जो भी मानदेय होता है वो देने में, वो नहीं कह रहा हूं। चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन पर होने वाला राजनीतिक दलों वाला खर्च, हाँ, लगभग ओवरऑल शायद 40% की कमी आने की बात कही जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बात का जिक्र कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त थोड़ा इतना ही हमारे पास में। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस विषय पे हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे और यहाँ से अब बात आगे कैसे बढ़ेगी एक देश एक चुनाव पर, इस पर होगी हमारी नजर। लेकिन आगे हम ब्रेक लें, उससे पहले आपको बताते हैं कि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे खबरें फटाफट। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।